Hello everyone, welcome to Study Guide. In this video we will discuss some study question for your ESSC एग्जाम। इस वीडियो में हम कुछ स्टडी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले ESSC एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। दिस इज सेट 4, ये सेट 4 है। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस सेट को भी आप जाके देख ले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड इन विच प्लेस। सो हुमायूं का टॉम्ब जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, दिल्ली में, नॉट आगरा, दिल्ली में। और कुछ टॉम्ब की बात करें इससे रिलेटेड तो अकबर का जो टॉम्ब है वो आगरा में रिलेटेड है, आगरा में सिचुएटेड है। और आगरा कहाँ पे है तो आगरा यूपी में है। और बीबी का मकबरा कहाँ पे है, बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद मध्य प्रदेश में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, नॉट मध्य प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सफदरजंग एक हॉस्पिटल भी है, वो भी दिल्ली में है। और शेख चिली का टॉम्ब, शेख चिली शेख चिली का टॉम्ब वो कहाँ है तो वो हरियाणा में है। शेरशाह टॉम्ब की बात करें, यहाँ पे स्पेस में थोड़ा बना लेता हूँ। शेरशाह टॉम्ब की बात करें तो शेरशाह कहाँ है तो शेरशाह टॉम्ब है सासाराम, बिहार में। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सासाराम एक जगह है बिहार में, वहाँ पे शेरशाह टॉम्ब है। और गोल गुम्बज की बात करें, गोल गुम्बज कहाँ है तो गोल गुम्बज कहाँ है तो बीजापुर कर्नाटका में है गोल गुम्बज। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो हर साल ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिलीज किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कौन कौन से रिपोर्ट रिलीज करता है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट रिलीज करता था वर्ल्ड बैंक, बट उसको अब हटा दिया गया, अब वो रिलीज नहीं करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये करता है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट काउंसिल भी निकालता है वर्ल्ड बैंक। और अगर हम लोग बात करें एडीबी की बात करें, आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ कौन कौन से रिपोर्ट निकालता है। सो आईएमएफ ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, और एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी आता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी वो हमारा आरबीआई निकालता है, ठीक है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आरबीआई। और ग्लोबल फिनेंशियल रिपोर्ट कौन निकालता है तो आईएमएफ निकालता है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी निकालता है आईएमएफ, ठीक है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, तो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकालता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकालता है ये। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वो सब निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यूएनडीपी की बात करें, यूएनडीपी निकालता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ध्यान रखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है यूएनडीपी और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जहां आपको डी दिखे ह्यूमन डेवलपमेंट तो वहां पे आप डी, जैसे यूएनडीपी में डी है तो डी करके मार्क कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी सारा रिपोर्ट रिलीज किया जाता है कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बट इस क्वेश्चन में हमने उस सारे रिपोर्ट को डिस्कस करिए जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ की भी बात करें तो इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ पे तो वो न्यूयॉर्क में है। वेयर इज द पुलिकट लेक लोकेटेड। सो पुलिकट लेक कहाँ पे लोकेटेड है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम अगर इस लेक की बात करें तो कुछ और लेक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कोलेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कोलेरू और पुलिकट ये दोनों इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश के। और दीपौर बिल आसाम की बात करें तो दीपौर बिल आसाम में है, ठीक है। और चंडुब्बी एक करके भी लेक है, चंडुब्बी, वो भी आसाम में है। तो आसाम में दीपौर बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चंदुब्बी भी आप याद रख सकते हैं। कांवर लेक है बिहार में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कांवर लेक बिहार में, ठीक है। उसके बाद थोल लेक गुजरात में। सूरज कुंड लेक हरियाणा में। और एक सूरज कुंड मेला भी अभी सेलिब्रेट किया जाएगा हरियाणा में, ठीक है। और डल लेक और वुलर लेक ये दोनों है जम्मू एंड कश्मीर में। और चिल्का लेक उड़ीसा में, ठीक है, चिल्का लेक उड़ीसा में। और पुष्कर लेक चिल्का लेक हो गया उड़ीसा में, और पुष्कर लेक वो राजस्थान में। और एक पुष्कर मेला भी लगता है हर साल राजस्थान में, ठीक है। सो इतना लेक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्लस केरला की भी बात करें तो केरला में 2 लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अष्टमुडी और एक वेम्बानाद और अष्टमुडी जो कि केरला में है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने सारे उस लेक को डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। सो नागार्जुन सागर श्री सलाम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। और इसका डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बिगेस्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है, नागार्जुन सागर श्री सलाम, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, तो एक बोर टाइगर रिजर्व है जो कि है महाराष्ट्र में, तो वो स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व है। और पहला टाइगर रिजर्व कौन था, फर्स्ट टाइगर रिजर्व तो जिम कॉर्बेट है
उत्तराखंड में, वो था हमारा पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है। और कुछ टाइगर रिजर्व जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहले आसाम की बात करें तो आसाम में मानस, यही सब क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, मानस, ओरांग और काजीरंगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आसाम के। और बिहार की भी बात करते हैं, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व थे लेकिन अब एक और टाइगर रिजर्व बनेगा, कैमूर टाइगर रिजर्व, ठीक है। कैमूर टाइगर रिजर्व भी बिहार में नया टाइगर रिजर्व बनेगा। और एमपी की बात करें तो एमपी से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एमपी के टाइगर रिजर्व से रिलेटेड। तो एमपी में कौन कौन से है, कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, और एक पांजा दुबरी करके है, ठीक है, एक दुबरी करके है, ठीक है। पाना, बांधवगढ़ और कान्हा और पेंच, तो इतना टाइगर रिजर्व आप याद रखें, इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन एमआईसीआर, एमआईसीआर में कितने डिजिट होते हैं, तो 9 डिजिट का होता है एमआईसीआर। पहला 3 कोड जो होता है एमआईसीआर का वो डिनोट करता है सिटी को, अगला 3 डिजिट जो होता है वो डिनोट करता है बैंक को, और अगला 3 डिजिट जो होता है वो डिनोट करता है ब्रांच को। और एमआईसीआर का फुल फॉर्म भी याद रखें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एमआईसीआर का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे कुछ कोड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो हो गया एमआईसीआर 9 डिजिट का। एक होता है आईएफएससी, आईएफएससी कोड होता है 11 डिजिट का, ठीक है, जिसमें कि पहला जो 4 होता है वो अल्फ़ाबेटिकल होता है, वो डिनोट करता है बैंक को कि कौन सा बैंक है। जैसे कैनरा बैंक की बात करें तो CNRB हो गया, तो ये जो 4 है ये अल्फ़ाबेटिकल है और ये डिनोट करता है बैंक को। और 5वां जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। और लास्ट जो 6 जो डिजिट होता है वो बैंक ब्रांच को डिनोट करता है। मान लो जैसे CNRB 000 हो गया, 36 85 कुछ करके, तो ये जो लास्ट वाला होता है ना 2 2 4 2 6 डिजिट, वो बैंक ब्रांच को डिनोट करता है। तो आईएफएससी में टोटल कितने कोड होते हैं, तो 11 कोड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि रसिया को स्विफ्ट से हटा दिया है स्विफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म भी याद रखें, स्विफ्ट का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट है। और स्विफ्ट मोस्टली 8 और 11 डिजिट का होता है, लेकिन आपको एग्जाम में 8 ही देखने को मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम टाइम 8 ही डिजिट का स्विफ्ट कोड होता है, ठीक है। और एक और कोड होता है MMID, एक कोड आता है MMID, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और ये 7 डिजिट का होता है। MMID कितने डिजिट का होता है, 7 डिजिट का होता है। और एक और लास्ट कोड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि RBI से रिलेटेड है, एक होता है LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, जो कि अगर आप 50 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करते हो क्रॉस बॉर्डर से बॉर्डर, अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करते हो 50 करोड़ से ज़्यादा का, तो आपको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर लगाना होगा जो कि 20 डिजिट का होगा। तो LEI कितने डिजिट का होगा, 20 डिजिट। और ये कब से लागू हो जाएगा, तो 1 अक्टूबर 2022 से LEI लागू हो जाएगा। सौर्य KGC कार्ड लॉन्च बाय विच बैंक, सो सौर्य KGC कार्ड लॉन्च किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। और अब हम यहाँ पे कुछ कार्ड को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सौर्य KGC किया गया था HDFC बैंक के द्वारा। और सौर्य सैलरी अकाउंट, एक सौर्य सैलरी अकाउंट है जो कि बंधन बैंक द्वारा किया गया था। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता में है, ठीक है। और उसके बाद बात करें नौ ई कैश किया गया था SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। पावर सैल्यूट किया गया था एक्सिस बैंक के द्वारा, ठीक है। ऑनर फर्स्ट करके एक कार्ड है वो लॉन्च किया गया था IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। और वीर करके एक कार्ड है, वीर प्लाटिना वगैरह करके, वो लाया है कोटक महिंद्रा बैंक। और ध्यान रखिए कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम लोग ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, या ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। तो उसमें अभी सबसे नया मेंबर कौन बना है, तो सबसे नया मेंबर बना है इजिप्ट। और इजिप्ट के पहले उसके 3 मेंबर और बने थे, बांग्लादेश, UAE, और एक और बना था कौन, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। ये तीन कंट्री इजिप्ट के पहले इसके ब्रिक्स के मेंबर बने थे। और सबसे नया मेंबर ब्रिक्स के कौन है, तो इजिप्ट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके चेयरमैन पहले सुभाष चंद्र खुंटिया थे, लेकिन उनका वो बहुत काफ़ी टाइम पहले ही वो इस चेयरमैन में नहीं थे। तो IRDAI का चेयरमैन का पद काफ़ी सालों से रिक्त था, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हाल फिलहाल की न्यूज़ है, देवाशीष पांडा को नया चेयरमैन बनाया गया है IRDAI का, जो कि फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी थे, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के लिए बने हैं अनुपम रे, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनिसिया का नाजला बोडेन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ निकारागुआ कौन है, डेनियल ऑर्टेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट डेनियल ऑर्टेगा। और
चांसलर दो जगह होते हैं, एक होता है ऑस्ट्रिया में और एक होता है जर्मनी में। तो ऑस्ट्रिया में चांसलर है कार्ल नेहम्मर और जर्मनी में कौन चांसलर है तो ओलाफ सोल्ज, ओलाफ सोल्ज, कार्ल नेहम्मर और ओलाफ सोल्ज। और डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा, एक इंडियन ओरिजिन पर्सन बनी है डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कनाडा में जिसका नाम है अनीता आनंद, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। कनाडा में डिफेंस मिनिस्टर कौन बनता है, अनीता आनंद, जो कि इंडियन ओरिजिन है। और सीएजी कौन है हमारे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है गिरीश चंद्र मुर्मू। और सीजीए एक होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स, वो है दीपक दास। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू और सीजीए है दीपक दास। और एनएचएआई की न्यू चेयरमैन कौन बनी है, एनएचएआई की न्यू चेयरमैन बनी है जो कि वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो बनी है अलका उपाध्याय। अलका उपाध्याय बनी है एनएचआई की न्यू चेयरमैन। और ओएनजीसी की न्यू चेयरमैन बनी है वो है अलका मित्तल। सो अलका से कंफ्यूज नहीं होना है, अलका उपाध्याय जो है वो एनएचआई की है और ओएनजीसी की है अलका मित्तल, ठीक है। और एक एमडी ऑफ सोलर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी वुमेन बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, सुमन शर्मा। सुमन शर्मा बनी है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली बार 100 साल में पहली बार एक वुमेन डायरेक्टर बनी है धृति बनर्जी, इसलिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बनी है आफ्टर 100 ईयर्स, तो वो बनी है धृति बनर्जी, ठीक है। और एक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप चलता है इंडिया का, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, उसके उसके चेयरमैन कौन बने हैं तो अब चेयरमैन बने हैं मानसुख मंडावी जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। और इंडिया का टारगेट है टीबी को इराडिकेट करने का 2025, ठीक है। और ग्लोबल टारगेट क्या है टीबी को इराडिकेट करने का तो 2030। सो इंडिया का टारगेट 5 साल पहले ही है। व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ कोहॉर्ट ऑफ आरबीआई, सो आरबीआई का अभी टोटल 4 कोहॉर्ट आ चुके हैं, ठीक है। तब चारों कोहॉर्ट की हम लोग बात करेंगे। तो फोर्थ कोहॉर्ट का थीम था जो कि लेटेस्ट है प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। सबसे पहले मेरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोहॉर्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट कोहॉर्ट का थीम था रिटेल पेमेंट, रिटेल पेमेंट जो कि 2020 में आया था सबसे पहली बार। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहली बार आरबीआई ने कब कोहॉर्ट इंट्रोड्यूस किया था, 2020 में किया था। और सेकंड कोहॉर्ट आया था क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जो कि 2020 के लास्ट दिसंबर में आया था। तो पहला है रिटेल पेमेंट, दूसरा है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और तीसरा है एमएसएमई लेंडिंग, एमएसएमई लेंडिंग और चौथा हो गया प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। तो ये चारों कोहॉर्ट आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। और ध्यान रखना कि हमारे जो अभी गवर्नर है आरबीआई के शशिकांत दास, वो 25th गवर्नर है, ठीक है। वेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। और क्यों किया जाता है, क्योंकि देखो क्या हुआ, सबसे पहली बार 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीट हुई थी पहली बार, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, जिसके प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ध्यान रखने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा। और उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था और 26 नवंबर को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और लागू हुआ था 26 जनवरी से, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। और इसको बनने में कितना समय लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा था, इसको बनने में 2 साल, ध्यान रखिए दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 2 साल 11 मंथ्स, ठीक है, और 17 डेज, 2 साल 11 मंथ और 17 डेज लगे थे, मतलब 3 साल लगभग लगा था इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। और ये कॉन्स्टिट्यूशन टाइपिंग वगैरह नहीं है, ये लिखा गया है, 90,000 वर्ड का है, ये लिखा गया है, ठीक है, लिखा हुआ है। और ध्यान रखें ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन की बात है ये किस मिनिस्ट्री ने कहा था, सो 19 तारीख को, 19 नवंबर 2015 को आप सिर्फ ध्यान रखना कि 2015 में जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि हम लोग 26 नवंबर को, आने वाले अब 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए किसने कहा था, तो वो कहा था हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने, ठीक है। और प्रीएम्बल की बात करें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो केवल एक ही बार अमेंड हुआ है 18 दिसंबर 1976 को, 18 दिसंबर 1976 को अमेंड किया गया था हमारा प्रीएम्बल। और कौन सा अमेंडमेंट था, तो 42nd अमेंडमेंट था। तो 42nd अमेंडमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अनुसार अमेंडमेंट में क्या चेंज किया गया, ठीक है, तो अमेंडमेंट में क्या चेंज किया गया, जो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड जो है ना, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया। और किसके बीच में, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया, सोवेरेन और डेमोक्रेटिक के बीच में सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को ऐड कर दिया गया। एंड जो ये उसमें हमारे प्रीएम्बल में यूनिटी ऑफ द नेशन था उसको चेंज कर दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन से, यूनिटी ऑफ नेशन से, यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन चेंज कर दिया गया। तो ध्यान रखिए कि प्रीएम्बल का 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1946 को।
अटल एकता पार्क इनोग्रेटेड बाय मोदी इन विच पैलेस? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अटल एकता पार्क मोदी ने लॉन्च किया था झांसी में। झांसी कहाँ है? तो यूपी में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड 2-3 बात याद रखें। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भी सेलिब्रेट किया गया था यहीं पे झांसी में, ठीक है। और वहाँ पे एक एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन भी बनाया गया, नेशनल कैडेट कॉर्प एलुमनाई एसोसिएशन, जिसके पहले मेंबर कौन बने थे? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे पहले मेंबर एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम ऑल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।